ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस क्षेत्र में देश में 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 33 कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और तथा लगभग 63,000 PACs हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। नाबार्ड ने के प्रयासों के द्वारा जहां राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक्स को कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पर आ गए हैं, पैक्स अभी भी इससे बाहर हैं और सहकारिता के क्षेत्र को बड़ी गंभीरता के साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया है और जो निर्णय समय समय पर हो रहे हैं, जहां आज एक बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। इस परियोजना का कुल बजट जो खर्च होगा वो लगभग 2,516 करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसमें से भारत सरकार 1,528 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अगले 5 वर्षों में 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पैक्स के कार्यों को जहां एक और कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया जाएगा, वहीं पर इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, ERP सॉल्यूशन यानी कि सॉफ्टवेयर हो या PMU की सुविधा हो, ट्रेनिंग मेंटेनेंस सभी सम्मिलित हैं और एक पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 3,91,000 रुपया खर्च आएगा और जो पैक्स पहले से जिनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है उनको भी 50,000 रुपया पर पैक के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, ताकि वो अपना सॉफ्टवेयर एक कॉमन सॉफ्टवेयर के रूप में बनाए और इंटीग्रेट बाकियों के साथ कर सके। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सभी पैक्स और हमारे जो DCC भी हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में बैंकिंग सर्विस उपलब्ध करवा सकेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे सेवाएं भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके लिए इनके सॉफ्टवेयर और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बीच डाटा आदान प्रदान की व्यवस्था भी होगी और पैक्स का जो सॉफ्टवेयर है को विभिन्न गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ भी लिंक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए हर 200 पैक्स के ऊपर एक सपोर्ट यूनिट बनाया जाएगा और ये सपोर्ट सेंटर्स जो हैं एक स्टेट लेवल PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रिपोर्ट करेंगे और राज्य सरकारें जो हैं इन कार्यों का ओवरऑल सुपरविजन करेंगी। पैक्स के कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब तक कंप्यूटराइजेशन होगा साथ साथ में इनकी ट्रेनिंग भी हो, सॉफ्टवेयर का डालने का काम भी किया जाएगा और नाबार्ड भी इसमें एक कोर टीम बनाएगा ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को वो गंभीरता से देख सके। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष तौर पर किसानों को और कृषि कार्यों से जुड़े हुए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो, इन सब का लाभ उनको इसके माध्यम से मिल पाएगा। पैक्स के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी और देश भर में पैक्स के अकाउंटिंग और MIS में एक समान स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे। इससे कुल मिलाकर किसान और हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के सेक्टर से जुड़े हुए लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा निर्णय जो किया गया है उसके लिए अगर मैं कहूँ तो वर्तमान में देश में उत्पादित 99% यानी कि 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी
पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। निर्णय के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स जो कंपनीज हैं, निर्णय के अंतर्गत जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रावधान जिसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सब ईएनपी कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। यानी कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल की करती थी, अब उनको केवल सरकारी कंपनियों को ही नहीं बेचना है, वो घरेलू बाजार में किसी भी कंपनी को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्धारित किए जाएंगे। पहले की तरह निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं रहेगी। सो वॉट एवर दे गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस, that will be sellable only in the domestic market, but they will have a freedom not only to sell it to the government companies but also to any private company. They will be free to doing so. यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को और प्रोत्साहन देगा और 2014 से शुरू किए गए टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स की श्रृंखला पर आधारित होगा। इस दौरान तेल और गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे और विपणन से संबंधित नीतियों को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी और ऑपरेटर उद्योगों को अधिक लचीलेपन की सुविधा भी इन सुविधाओं से और बढ़ेगी। सो क्लियरली इससे साफ ये पता चलता है कि तदुपरांत क्रूड के उत्पादन और रिफाइनिंग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की अनुमति दे दी गई है और दोनों क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कार्यरत हैं, एक्सप्लोरेशन में भी और प्रोडक्शन में भी। इन बदली हुई परिस्थितियों में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल केवल सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सो ऐसा करने से क्रूड ऑयल के उत्पादकों को प्राइसिंग और मार्केटिंग रिफॉर्म्स की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरा फ्रीडम होगा। इससे उन्हें अधिक से अधिक क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2018-19 में जो ईएनपी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो एलोकेट किया था, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको एलोकेट किया जाता है, उसके बाद तो एलोकेशन का रिफाइन कितना हुआ 2018-19 में मात्र 71% हो पाया और 2019-20 में मात्र 59% हो पाया। तो केवल लिमिटेड लोगों तक उसको देने की बजाय इसको ओपन किया गया ताकि लोकल क्रूड जो प्रोडक्शन है और जो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं उसका ज़्यादा लाभ यहाँ पर हो सके और इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता उसको भी और कम किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ज़्यादा रोजगार भी होगा और कहीं ना कहीं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको भी और करने में ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ये कुछ निर्णय दोनों आज के हैं जो सीसीए से जुड़े हुए हैं, ये मैंने आप सबके सामने रखे हैं। इस पर आपके मन में कोई सुझाव विचार हो तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सर। मैं बोल दूंगा, अंत में बोल दूंगा एक बार। या 105 जी Anurag ji, can you tell us what is the quantum of domestic production of crude vis-a-vis the total consumption in India? अगर अभी आप देखेंगे तो डोमेस्टिकली 85% जो क्रूड है वो इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर किया जाता है।
मात्र 15% ही देश के अंदर क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस किया जाता है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के थ्रू उपलब्ध करवाया जाता है, जो लगभग 30.49 मिलियन मेट्रिक टन्स है। 2021 का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, और ये भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, रिफाइनरीज को दिया गया है सरकार के द्वारा। और इसमें जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं वो ONGC और OIL को 76% यानी कि लगभग 23 मिलियन मैट्रिक टन्स इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स हमने दिए गए हैं, और 23% लगभग NELP रिजीम को दिए गए हैं। Okay. उस पे मैंने पहले कहा कि पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट भी होंगी और रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उल्टा यहाँ से एक्सप्लोरेशन भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी डोमेस्टिकली बढ़ेगी। और जो अभी हम रिफाइनरीज को एलोकेट करते थे कोटा, अगर देखिए 18-19 में केवल 71% यूज़ हुआ, 19-20 में 59% हुआ। तो कहीं ना कहीं उसका रिफाइनरी में ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उसको रिफाइनरी वाले उस तरह से नहीं उपयोग कर पा रहे। तो इससे एक्सप्लोरेशन ENP जो कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, कंज्यूमर एंड फॉर द ENP प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। अगर दूसरा आंकड़ा मैं आपको दूं, सरकार का एक्सप्लोरेशन पर फोकस क्यों है, आज का आंकड़ा देखा जाए तो 3.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर सेडिमेंट्री बेसिन का हम मात्र 9% जो है उसके लिए एक्सप्लोरेशन के लिए दिया गया है, जिसको सरकार की मंशा है कि बढ़ाकर इसको 2025 तक 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर किया जाए, और ये लगभग 15% इसका होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है उस दिशा में, ताकि एक्सप्लोरेशन भी बढ़े और प्रोडक्शन भी क्रूड ऑयल की लोकली बढ़ पाए। तो 3 लाख से बढ़कर 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसको करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। Sir, if I may ask, how will this contribute and to what extent will it help the government to generate greater revenues through these oil producers? See, one is Any calculation that the government has been able to do? One is it will cut down your import in the longer run if you have more crude available locally, domestically. Second, whatever you are producing today, if that is not refined to 100% capacity, it will build up those capacities also and will be available to the other refiners also, rather than limiting only to the central government enterprises only or the PSUs only. So that way it is going to help. And there will be no revenue loss. Percentage given on what? That we can get back to you later. Yeah, this is Shahid Abbas from Informis Media. So, जी, will it also bring down the import demand, and if so, to how? see, as I said earlier, if you look at today's figure, as I said in 2018-19, whatever has been allocated, only 71% could be refined. In 1920, only 59% was refined. One is to make that available in the open market. That will help the producers, explorer and producers. At the same time, if that is being produced in the other area, that means it will going to cut down your import. That will be available in the open market. And also the figure which I have given you on the sedimentary basin, as of today, it is only 9% of the total available, which comes to about 3.15 lakh square kilometer. The intention is to increase it to 5 lakh square kilometer by 2025, which will become the 15% of the 15%. As of now, it is just 9%. From 9%, it will go to 15%. From 3.15 lakh square kilometer, it will go up to 5 lakh square kilometer of the sedimentary basin. तो एक तो वो लाभ मिला। दूसरा, अगर आप पहले भी देखोगे, इथेनॉल में भी सरकार ने जो निर्णय लिया था, 2014 में केवल 1.14% मिक्स होता था
वो बढ़कर 10% हो गया, वो भी हमने समय से पहले अचीव किया है। और जो हमने 2030 का लक्ष्य रखा है उसको भी हम पहले करने वाले हैं कि 20% एथेनॉल मिक्स करने के। तो सरकार ने जो भी टारगेट जिस दिशा में रखे इस क्षेत्र में उसको पहले ही अचीव किया है, और इसमें भी हमारा प्रयास है कि इसको हम पहले ही अचीव करने वाले हैं। नंबर 17। सर, एक बहुत सहज सवाल है कि स्थानीय और देसी क्रूड ऑयल पर निर्भरता इससे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या इससे जो डीजल और पेट्रोल की कीमत को लेकर इतना सवाल खड़ा होता है उस पर भी कोई असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या सरकार ने कुछ कैलकुलेट किया है? मैंने आपको एक पहले ही उत्तर में कहा कि 85% क्रूड तो आप विदेश से इंपोर्ट करते हो, मात्र 15% जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही आपकी पूरी मार्केट में अवेलेबल होता है। और उस 15% में मैंने बताया जो आप एलोकेट करते हो उसका भी 59% केवल 2019-20 में रिफाइन हो पाया। एक तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए इस निर्णय को लिया गया है कि उससे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा और आपकी डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, सेडिमेंट्री बेसिन का जो आपका कुल एरिया 3.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो 9% ही आज उपयोग में है, उसको बढ़ाकर 15% करके 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर करने की बात है। तो इसका मतलब भविष्य में आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे और अपनी लोकल डिमांड को भी पूरा कर सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं उस समय केवल एक ही क्रूड ऑयल नहीं, आपकी रिफाइनिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग फीस है, आपका डॉलर और रुपए के अंतर कितना है, उसके बहुत सारे इसके बिंदु रहते हैं आपकी प्राइस कैलकुलेशन के। तो उसकी डिटेल में जाऊंगा तो शायद आज आपको ना बता पाऊँ कि कितना अंतर होगा, लेकिन डेफिनेटली क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन भारत में बढ़ेगी और उसकी रिफाइनिंग में यहाँ ज़्यादा हो। जो कच्चा तेल भारत में से निकाला गया है वो ज़्यादा रिफाइनरीज को उपलब्ध करवाया जा सके। नंबर 3। सर, ऑयल सेक्टर पे आप रिफॉर्म लेकर आए हैं, इससे पहले भी आपकी सरकार कई रिफॉर्म्स इस सेक्टर पे लेके आई है। अब तक क्या प्रभाव पड़ा है जो लगातार रिफॉर्म्स कर रहे हैं इस सेक्टर में? देखिए, बदलाव जैसे एक मैंने बताया कि एथेनॉल एक बड़ा उदाहरण है। 1.14% एथेनॉल मिक्स करते थे 2014 में, आज 10% करते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब आपको उतनी कच्चे तेल की और उतने ही रिफाइंड ऑयल की कम ज़रूरत पड़ी। दूसरा, हम इसको 20% करने वाले हैं अगले 3-4 सालों में, वो एक अपने आप में और बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा, जो 2012 में गैस की प्रोडक्शन कम हुई थी उसको भी बढ़ाकर हमने 18% पिछले साल उसमें वृद्धि हुई है। ये सरकार के निर्णयों के कारण ही हो पाया। जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, अगर मैं आपको बताऊं 2020-21 में 28.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस की प्रोडक्शन हुई, जो बढ़कर 21-22 में 34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हुई, और 2022-23 में वो बढ़कर 36 बिलियन क्यूबिक मीटर होने वाली है। इसी तरह से ही जो ऑयल प्रोडक्शन का ट्रेंड था जो गिर रहा था 2011-12 में, उसको भी रिवर्स किया गया है। ये 2021-22 में 29.7% यानी कि 29.7% 2021-22 से बढ़कर 30.8 मिलियन मीट्रिक टन्स 2022-23 में हुआ। अब ये 34 मिलियन मीट्रिक टन्स लगभग 2023-24 में हो जाएगा। तो ये सारे निर्णय जो मोदी सरकार के हुए हैं, इसने गैस और क्रूड ऑयल दोनों की ही प्रोडक्शन में वृद्धि करने का काम किया है। वो भी हुआ, और साथ ही साथ एथेनॉल की भी मिक्सिंग के टारगेट को हमने समय से पहले पूरा किया है। और जो तीसरा या चौथा बात करूं तो 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर सेडिमेंट्री बेसिन का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, जो 9% से बढ़कर 15% भारत के अंदर हो जाएगा। नंबर 176। सर, मैं लक्ष्मण सिंह बिसियावास से। जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है प्राइमरी एग्रीकल्चर के लिए डिजिटाइजेशन को लेके या फिर कहें कंप्यूटराइजेशन को लेके, इससे किसानों को उनको वाजिब कीमत मिल पाएगी या फिर बाज़ार कीमत के काफ़ी हद तक करीब कीमत मिल पाएगी, इसकी संभावना कितनी रहेगी? और दूसरा सवाल, क्रूड ऑयल पे जो डिसीजन हुआ इसको लेकर के, चूँकि आपने खुद कहा कि सरकार एथेनॉल पे फोकस कर रही है, प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ चलना है, ऐसे में दुनिया भर की ऑयल कंपनियाँ रिफाइनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। आपके इस फैसले के बाद कंपनियां रिफाइनिंग में दिलचस्पी दिखाएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, इसकी गारंटी कितनी है?
लक्ष्मण जी, मैं धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा। ग्रीन हाइड्रोजन से लेके बाकी सब फ्यूचरिस्टिक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में जो कदम उठाए गए, जैसे मैंने एथेनॉल ब्लेंडिंग की आज की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी पूरा किया। सोलर पे हम लोग कहाँ खड़े थे यूपीए की सरकार के समय और आज कहाँ खड़े हैं ये देश के सामने, हमने टारगेट को कई साल पहले अचीव किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर हमने दुनिया के सामने नेतृत्व देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का किया है। हमें जो भी कदम उठाने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए या अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वो सब कदम उठाए हैं। हम फ्यूचरिस्टिक को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो आज की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास आज उपलब्ध है, उसका सदुपयोग कैसे करें, उस दिशा में है कि सेडिमेंट्री बेसिन का, जो मैंने पहले भी कहा कि 9% से उसको बढ़ाकर 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 5 लाख तक कैसे ले जाएं स्क्वायर किलोमीटर तक, 15% कुल भाग का, उसमें कैसे बढ़े। रिफाइनरी में उसका ज़्यादा 100% अचीव कर पाएँ, उसके लगभग कर पाएँ, तो मार्केट को ओपन करने की बात कही। पहले जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें आपने देखा होगा, उनमें एक बाध्यता है कि आप केवल पीएसयूज़ को ही आपको देना है। तो आपने जब उसको खोला है तो जब ओपननेस होगी, फ्रीडम होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मार्केट भी उनके पास उपलब्ध होगी। भारत में कच्चे मार्केट, तेल की मार्केट तो उतनी बड़ी है ही है। अगर आप 85% इम्पोर्ट करते हो तो देश में जो एक्सप्लोर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको इतनी बड़ी मार्केट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर्स की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली, आने ही वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मार्केट भी अवेलेबल होगी और जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उस दिशा में भी हमारी सरकार सारे कदम उठा रही है। जहां तक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात है, मैंने कहा इनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, इनकी पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है। अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, उनमें अगर ये उपलब्ध है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, तो 63,000 पैक्स में क्यों ना हो। इससे उनकी क्षमता भी बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी और साथ में उनको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, आप बैंकिंग लोन की बात करते हैं, नाबार्ड उसको भी पहले देता है, सरकार उस पर सब्सिडीज भी देती, कम इंटरेस्ट पे देती है, लेकिन वो बैंकिंग मित्र बनेंगे या बाकी और सुविधाएं इसके माध्यम से दे सकेंगे। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज इसमें आती हैं, जैसे दूध मंडी हो, गैस वितरण की बात हो, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं भविष्य में हो सकती है। लेकिन अगर बैंकिंग की सुविधा बहुत बड़ी बात है, आपको 5 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े, आपकी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे उपलब्ध है, तो कितना रोजगार भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होगा और राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा कि जब कोऑपरेटिव, आप बहुत सारे राज्य ऐसे उदाहरण हैं और मैं गुजरात का उदाहरण सबसे पहले इसलिए देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने उस समय कंप्यूटराइजेशन इनका कर दिया था। आज वहां की कोऑपरेटिव सेक्टर आज इतना मजबूत क्यों है? टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था और मोदी जी की सरकार में टेक्नोलॉजी का उपयोग कहीं पे भी आया है, चाहे डीबीटी की बात करें, जनधन की बात करें, आधार की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी भी आई, अकाउंटेबिलिटी भी आई और इसमें जो सिस्टम के कारण खातों में पैसा भेजा गया वो अपने आप में दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे लाभ पहुंचाया है। यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बना है। $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज आप लिख कर ले लीजिए, पैक्स में ये जो रिफॉर्म्स लाई जा रही सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, ये ऐतिहासिक कदम है जो टेक्नोलॉजी भी लाएगा, जिसके कारण पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय होगी और हमारे सहकारिता क्षेत्र में दक्षता भी और बढ़ेगी पैक्स के माध्यम से। कि इसी से मिलता जुलता सवाल है कि जो कॉर्पोरेटिव बैंक है, जो इसको आधुनिकीकरण जो कंप्यूटराइज करेंगे, इसका पैसा पूरा सरकार देगी क्या? देखिए, मैंने कहा कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका कंप्यूटराइजेशन पहले ही कर दिया गया है, लेकिन 63,000 जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स हैं,
उनका कंप्यूटराइजेशन करना बाकी है। जो आज तक किसी ने सोचा नहीं, वो मोदी जी की सरकार ने सोचकर कंप्यूटराइजेशन करने की शुरुआत की है। इसमें 2516 करोड़ रुपया खर्च आएगा और इसमें से लगभग 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। इनके बड़ा भाग भारत सरकार खर्च करे, बाकी कुछ नाबार्ड करेगी, कुछ राज्य की सरकार करेगी। 267. Mr. Thakur, I'm Ravi Shankar Kapoor, a freelance journalist. You mentioned that we know 85% crude we import, we depend on imports. Now, this has been going on for decades. Your government is here for 8 years, and Manmohan Singh, Vajpayee, previous governments were there. So, why is it, would there ever be in the foreseeable future a time that our dependence would be minimized, say 25%? See, if you look at, it's a good question. Let me say this. If the ethanol blending has gone up from 1.14% to 10%, that means some dependency has come down. Now, further it will go up to 20%, that will further cut down the requirement of the crude. And once your exploration and production in the country increases from the basin area, which will be increased from 9% to 15%, that means the domestic crude oil availability will be much more. That will cut down your imports also. So that means further going to cut down from 85% to much lower. Apart than that, moving towards the electrical vehicles, to the futuristic technology of green hydrogen and all that, which may come in future, that will further cut down your dependency on the import of crude oil. Ravindra ji. सर, आपने गुजरात का उदाहरण दिया, हम बिहार का दे रहे हैं कि पैक्स के आधुनिकीकरण के लिए बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है, पारदर्शिता की बात कही, लेकिन सबसे बड़ा जो इनिशियल वहाँ पर परेशानी होती है, चाहे कहीं भी होती है पैक्स में, जो पैक्स का चेयरमैन होता है या जो भी बड़े अधिकारी उसमें होते हैं, वो किसानों से जो खरीद करते हैं उसमें उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है और पेमेंट में भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, डिले भी होता है, लेते नहीं है, खरीदते नहीं। क्या इस पर भी कोई लगाम लगेगा इस आधुनिकीकरण से इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद? देखिए, रिफॉर्म्स तो लगातार चलती है हर सरकार में, हम लोग भी बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। और जब मैंने कहा कि उसकी दक्षता बढ़ाने की हम बात करते हैं, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही लाने की बात करते हैं, उनके सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग का कंपोनेंट इसमें है। 200 पीएसीज के ऊपर एक यूनिट बनाया जाएगा जिसको वो रिपोर्टिंग होगी, और राज्य के स्तर पर भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होगा। तो इतना प्रावधान इसमें किया गया कि नाबार्ड भी एक कोर टीम बनाएगा, ताकि इस पे इतना चेक एंड बैलेंस हो कि इसकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी जवाबदेही पूरी तरह से तय की गई है। और कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत गंभीरता है कि उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाना है, किसानों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और उसके माध्यम से व्यापार भी कैसे बढ़े, और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ, जैसे मैंने बैंकिंग मित्र से लेकर बाकी योजनाओं की बात कही, उसका लाभ भी कैसे पीएसीज के माध्यम से नीचे तक पहुंच सके। If there are no further questions, we'll close the press conference now. Thank you very much, sir. Thank you, friends. The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Honorable Prime Minister Modi, has approved the deregulation of sale of domestically produced crude oil, whereby government has decided to cease allocation of crude oil and condensate with effect from 1st October 2022. This will ensure marketing freedom for all exploration and production operators. The condition in the production sharing contracts to sell crude oil to government or its nominee or government companies shall accordingly be waived off. All E&P companies will now be free to sell crude oil from their fields in domestic market. They'll be free to sell it to anyone. Government revenues like royalties, cess, etc. will continue to be calculated on uniform basis across all contracts. As earlier, exports will not be permissible. This decision will further spur economic activities, incentivize making investments in upstream oil and gas sectors, and build on series of targeted transformative reforms rolled out since 2014
The policies relating to production, infrastructure and marketing oil and gas have been made more transparent with a focus on ease of doing business and facilitating more operational flexibility to operators and industry. The other decision of the Ministry of Cooperation, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has approved the computerization of primary agriculture credit societies, PACs, with the objectives of increasing efficiency of PACs, bringing transparency and accountability in their operations, facilitating the PACs to diversify their business and undertake multiple activities and services. This project proposes computerization of more than 63,000 functional PACs over a period of 5 years with a total budget outlay of 2,516 crore rupees, with Government of India share is 1,526 crore. The primary agriculture cooperative societies constitute the lowest tier of the 3-tier short-term cooperative credit in the country, comprising of approximate 13 crore farmers as its members. So this is going to be a big reform in that sector, bringing in more transparency and accountability by computerizing all the 63,000